क्या आपको कम मेंटेनेंस बढ़ाना है या बढ़ा हुआ मेंटेनेंस कम करना है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब, आई श्रुति कृति, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ नानी पालकीवाला, हार्टली वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो देश भर के हजारों परिवारों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मेंटेनेंस सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये इज्जत, सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार है। चाहे आप कम मेंटेनेंस को बढ़वाना चाहते हो या आपको लगता है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सेशन आपको सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से पूरी क्लैरिटी देगा। आज हमारे बीच हमारे मेंटर और एनपीएलसी के गाइडिंग फोर्स एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी सर है। Advocate. He is a advocate Supreme Court of India, author of 65 plus books on Supreme Court leading case law, President Rotary Club of New Delhi, founder President of Nani Palkiwala National Law Club, CEO of JSS Supreme Legal LLP. सर 1989 से देश की सेवा एक एडवोकेट के रूप में कर रहे हैं। उनकी विजन और डेडिकेशन की वजह से ये एनपीएनएलसी, जो कि नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब है, इसका गठन हुआ ताकि लीगल अवेयरनेस हर घर तक पहुंचे। सर, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, एफर्ट्स एंड कांस्टेंट गाइडेंस। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल। वेलकम सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू श्रुति फॉर योर काइंड वर्ड्स। दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, ये बहुत अलग है। दोनों एंगल से है। यानी कि सपोज कोई केस में अगर हमारे पास पेटिशनर आता है तो उसके एंगल से, कोई रिस्पोंडेंट आता है तो उसके एंगल से, ऐसे सेशन बहुत कम होता है। इसलिए जब मेंटेनेंस का आपको ऑर्डर होता है ट्रायल कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, तब वो मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में आने का काम वाइफ करती है या मदर करती है, जिनको मदर फादर करते हैं, जिनको मेंटेनेंस मिला है। और दूसरी जो है वो जब मेंटेनेंस कम करने के लिए हस्बैंड के साइड के लोग जो है ये हाई कोर्ट में जाते हैं। सो बिफोर इनिशिएटिंग दिस प्रोग्राम इन डिटेल, इसका टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत देने वाला हूं मैं आज आपको। आप टायर्ड हो जाने वाले हैं। 22 अलग अलग पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। 10 एक केस लॉज आपको देंगे, जीतने की सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रैटेजी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं आपको, और फिर आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर आपके साथ बात करूंगा। एक बार स्क्रीन शेयर करने के बाद थोड़ी थोड़ी सी अंग्रेजी में ज्यादा होगी, हिंदी में भी होगी, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा होगी, क्योंकि हिंदी, हर इंग्लिश का शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके अगर ये प्रोग्राम लेंगे तो बहुत देर लगेगा। लेकिन सारांश थोड़ा सा शुरू में बता देता हूं आपको। दोस्तों, आपको मेंटेनेंस कुछ भी मिलो, कुछ भी मिलो, समाधान कारक मिलता है, आपकी अपेक्षा जितना है उतना मिलता है, उससे कम मिलता है, तो आप अगर कम मिलता है तो आप एनहांसमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि फैमिली कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ही है। और एनहांसमेंट लिए अगर आप नहीं गए तो सामने वाला रिडक्शन के लिए जाएगा। सामने वाला रिडक्शन के लिए जाएगा तो भी आपको जाना ही है, लेकिन फिर वहां रिडक्शन के केस में आप रिस्पोंडेंट होंगे और वो पिटिशनर होगा। इट इज बेटर एनहांसमेंट के लिए आप जाए, थोड़ा देर करते तो हो जाएगा रिडक्शन के लिए। सिमिलरली हाईकोर्ट से जो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में फटाक से आइए। मैं लिटिगेशन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चाणक्य नीति बता रहा हूं आपको। ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम में भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। नहीं तो मेरे पास ऐसा केस है, फैमिली कोर्ट के भी है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के भी है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम का एक केस ऐसा है कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने जो कॉम्पेंसेशन दिया है वो लगभग 45 लाख दिया है, और ये पार्टी समाधानी है, आनंदी है। और इंश्योरेंस कंपनी हाईकोर्ट में गई रिडक्शन करने के लिए, हाईकोर्ट ने उसको रिडक्शन करके दे दिया। प्रॉपर प्लीड नहीं किया ये पार्टी ने, और वो रिडक्शन होके आया 32 लाख पे।
फिर वो पार्टी जाग जाग उठी, जो ओरिजिनल पेटिशनर है, ओरिजिनल एप्लीकेंट है मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल का, वो फिर हमारे पास आया। हमने देखा और हमने वो केस को इस ढंग से पेश किया कि 1 करोड़ के करीब उसको कॉम्पेंसेशन मिले, 1 करोड़ के आगे मिले, एंड विथ लीगल फ्रेमवर्क, प्रॉपर राइडर बीडर प्रॉपर डाल के किया है। मोटर व्हीकल के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, आप जरूर देख लेना। मैं जस्ट एक सावधानता बरतते हैं तो कैसा होता होता। लेकिन उसका आर्गुमेंट करते समय हमको दिक्कत हुई थोड़ी। दिक्कत ये हुई कि सामने वाला वकील क्या बोला कि इन्होंने हाईकोर्ट में ये एनहांसमेंट के लिए गए नहीं। दे हैव नॉट अप्रोच हाईकोर्ट फॉर एनहांसमेंट ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन। हाईकोर्ट हैज reduced their compensation, and so they don't have the claim to enhance that compensation in Supreme Court. इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ज्यादा शक्ति लगाना पड़ा। हमने वो केस में एडमिट करवाया और फिर हमने 1 लाख 1 करोड़ रुपए का जब मांगा कॉम्पेंसेशन, तब जज थोड़े से चिल्ला उठे हमारे ऊपर। ये तो चलता रहता है, पक क्लाइंट के भलाई के लिए हमको कभी कभी जज की चिल्ला चिल्ली सुननी भी पड़ती है। जज बोले कि हाउ हाउ यू कैन क्लेम सच टाइप ऑफ ह्यूज कॉम्पेंसेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन। मैंने बोला लॉर्डशिप, आई विल गिव दी एंटर कैलकुलेशन शीट। फिर मैंने मेरे सब जूनियर को काम को लगाया, मतलब ढूंढो एक केस लॉस, ढूंढो केस लॉस ढूंढो, मुझे किसी भी हालत में 1.5 करोड़ का कॉम्पेंसेशन का कैलकुलेशन चाहिए, और इन द फ्रेम ऑफ लॉ, प्रॉपर राइडर के साथ, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ किया। जूनियर लोगों ने, जूनियर नहीं हमारे सब एसोसिएट ही है, जूनियर मेरे पास कोई नहीं है, सब एसोसिएट है, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो उन्होंने किया ट्राई, मैंने भी लगाया दिमाग, और फिर हमने 1.5 करोड़ का प्रॉपर कैलकुलेशन करके बनाया। लेकिन ये पार्टी अगर 45 लाख कॉम्पेंसेशन मिलने के बाद सीधा हाईकोर्ट में जाती अनाउंसमेंट के लिए, तो हाईकोर्ट उनको 60 लाख तक, 70 लाख तक तो अनाउंसमेंट दे देता प्रॉपर। अगर नॉलेजेबल लॉयर है तो 100% करेगा वो। और हाईकोर्ट के बाद सीधा ये सुप्रीम कोर्ट में वापस अनाउंसमेंट के लिए आते हैं ना, तो फिर मुश्किल नहीं होता इस चीज से, जो हमको मुश्किल हुआ, थोड़ा ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि दे हैव नॉट अप्रोच टू हाई कोर्ट फॉर अनाउंसमेंट। ऐसे ही मैट्रिमोनियल मैटर में भी होता है। आप शांत बैठते हैं, चलो हम समाधानी हैं, मिला उतना ठीक है, लेकिन नहीं, वाइस वर्सा। अभी ये मैंने वाइफ के एंगल से बताया आपको, एनहांसमेंट के एंगल से, वाइस वर्सा। अभी हस्बैंड के एंगल से बताता हूं। हस्बैंड का जो भी कॉम्पेंसेशन, आपको हस्बैंड के एंगल से बताता हूं, आपको जो भी कॉम्पेंसेशन देने के लिए ऑर्डर किया जाता है, मेंटेनेंस देने के लिए, वो ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करो रिडक्शन के लिए। और जो भी कुछ होगा, हाई कोर्ट ने थोड़ा रिडक्शन भी करके दिया आपको, तो भी आप वापस रिडक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आओ। बिफोर एप्लीकेंट गो टू हाई कोर्ट यू शुड मूव। तो फिर आपके हाथ में बहुत कुछ लगता है। लेकिन वकील ढूंढते समय ऐसा ढूंढो कि जो इसको प्रॉपरली लीगल फ्रेमवर्क में बिठाएगा, इमेजिनरी खाली बातें नहीं करेगा। इमेजिनरी फिगर डाल देगा, ये करेगा, 1 मिनट में डिसमिस हो जाएगा केस। सो ये स्ट्रैटेजी है मेनली मेंटेनेंस का बढ़ाने का और कम करवाने का। बढ़ाने का उसको है जिसको मेंटेनेंस मिला है, वो बढ़ाने के लिए जाएगा, और जिसको मेंटेनेंस देने की ऑर्डर हुई है, वो रिडक्शन के लिए जाएगा। ये दोनों एंगल से आज का मेरा प्रेजेंटेशन है, विच इज वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रेजेंटेशन। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मुझे दोनों साइड, और एक ही दिन मेरे रिडक्शन का और एनहांसमेंट का केस लगा था कोर्ट, यानी सेम कोर्ट पे लगा था। एक मेरे ख्याल से, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से एक 12 नंबर आइटम था और एक 15 या 16 नंबर आइटम था। तो 12 नंबर आइटम एनहांसमेंट के लिए लगा था, मेंटेनेंस एनहांसमेंट के लिए। और 16 नंबर जो मैटर है, वो रिडक्शन के लिए था, वो हस्बैंड की ओर से था। और 12 नंबर का मैटर, ये दोनों पार्टी अलग अलग, यानी कि एक अलग राज्य का था, एक अलग राज्य का था, आया था।
सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं पूरे हिंदुस्तान के मैटर आते रहता है, सभी टाइप के आते हैं, यानी खाली मेंटेनेंस या खाली मैट्रिमोनियल नहीं, क्रिमिनल आते हैं, सिविल आते हैं, सर्विस मैटर्स आते हैं, प्रॉपर्टी मैटर आता है। सभी को ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। नीचे के 3-3 कोर्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेना, उसका स्टडी करना, प्रॉपरली नोट्स निकालना, नीचे के कोर्ट ने क्या एरर किया है वो दो निकालना। और एडमिशन हियरिंग जो एसएलपी एडमिशन का है ना, ये बहुत चैलेंजिंग हियरिंग होता है दोस्तों, ये याद रखना। और इसमें हमारी जो एसोसिएट है श्रुति कृति, जो आज का प्रोग्राम की होस्ट है, ये बहुत ही डायनामिक है, फास्ट है, फटाफट 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 हमको इतना सपोर्ट करती है। बाकी जो हमारे एसोसिएट है, मनोज कुमार है, पूजा राय है, और ये अपना रजनीश कुमार है, बाकी भी हमारे काफ़ी 16 एसोसिएट्स हैं, ये सभी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि इन्हांसमेंट के लिए या रिडक्शन के लिए जो जल्दी जाएगा वो उसका फायदा डेफिनेटली लेगा। ये थोड़ा सा संभालना है यहाँ पे। 3 ही स्टेज है आपको, फैमिली कोर्ट के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फैमिली कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दर्जा है। सो डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। और वैसे ही एक्सीडेंट क्लेम का भी बताता हूँ। एक्सीडेंट क्लेम में भी आपको मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा है। चलो, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ। बाद में एक कोर्स के रूप में आपको ऐप पे मिलेगा जरूर, हाँ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा कुछ दिन के बाद। और वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल, लाइफ लॉन्ग एक्सेस, ये सब आपको ऐप पे मिलेगा। जयप्रकाश सोमानी ऐप है, ऐप पे ऐप की लिंक वगैरह जो है आप श्रुति को मांग सकते हैं, या हमारे लेटेस्ट किसी भी वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे हमारी लिंक्स मिलते हैं, बुक्स की मिलता है, सब मिलता है। चलो, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ। अभी मैं आपको एक 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 पॉइंट बताता हूँ। लंबा है प्रोग्राम, मुझे 6:30 तक कवर करना है। 6:30 से ज़्यादा 6:45 तक भी मैं कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं ले सकता, क्योंकि 6:45 को मेरा अलग मीटिंग है। ये जो ब्लॉक मैंने डेवलप किया है आप लोगों के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेंटेनेंस इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड लिटिगेशन स्ट्रेटेजी। Maintenance is not a punishment and is not intended to make one spouse rich or the otherwise destitute. किसी को रिच बनाना, किसी को पुअर बनाना, ये करना, ये उद्देश्य मेंटेनेंस का नहीं है। मेंटेनेंस का जो भी ऑर्डर है, पनिशमेंट नहीं है। The Supreme Court has repeatedly held that the amount must be fair, reasonable, and sufficient to preserve dignity and meet reasonable needs, having regards to the parties' circumstances and capacity to pay. There is no fixed mathematical formula for the determining maintenance. The key question is an enhancement or reduction case is. इसका की क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज मैटर व्हाट हैज मैटरिली materially challenged, what has materially changed since the earlier maintenance order, and what reliable evidence proves that change. तो रिलायबल एविडेंस और अर्लियर मेंटेनेंस ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर में क्या चेंजेस हैं, ये आपको बताना है। ये कुछ दिन के बाद, जब कभी कभी के 5-6 साल के बाद आपको लगता है कि अपोजिट पार्टी का सैलरी बढ़ गया है, फिर अभी हमने वापस डालना चाहिए, तो वापस आप ट्रायल कोर्ट में एनहांसमेंट के लिए डाल सकते हैं। जो वो एनहांसमेंट है वो अलग है, जो मैंने शुरू में बताया आपको, वो इमीडिएट जो रिजल्ट लगता है उसके खिलाफ जाना रिडक्शन के लिए या एनहांसमेंट के लिए। लेकिन एक बार मेंटेनेंस स्थिर हो जाता है और 5-6 साल के बाद परिस्थिति बदलती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, सब होता है, सब होता है, और सामने वाले का इनकम भी बढ़ता है, प्रॉपर्टी कर लेता है, तो यू हैव द राइट टू डिमांड अगेन द एनहांसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्पेंसेशन। अभी इसके लिए कौन से
कानून अवेलेबल है, कौन से टाइप्स मेंटेनेंस के हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे आज के प्रोग्राम में। आपका मेंटेनेंस पार्ट एंटायरली डिटेल्ड कवर होने वाला है, सीक्रेट नॉलेज के साथ, 10-12 केस लॉज के साथ होने वाला है। आपको खाली बैठना है, सुनना है, देखना है, मोबाइल साइलेंस मोड पे रखना है। और क्वेश्चन अगर डालना है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालो, एंड में मैं ले लूंगा क्वेश्चन, आपके नाम के साथ ले लूंगा। उस समय चाहिए तो अगर मैं माइक खोलना है तो माइक भी खोल दूंगा, तो आप ऐसी भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास बनेगा, यूट्यूब पे जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, और आपका वॉइस, आपके क्वेश्चन इतिहास बनेगा, ये भी याद रखना। द मेन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ए, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144, जिसको हम पहले सीआरपीसी में 125 बोलते थे, 144 BNSS 2023, formerly Section 125 CRPC 1973. This is the principal summary remedy for divorced wife who have not remarried, legitimate or illegitimate minors children। ले याद रखना, माइनर चिल्ड्रेन है वो लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो, यानी कि औरस या अनाउरस संतति, यानी कि विदाउट मैरिज भी अगर कोई बच्चा हुआ हो तो दैट चाइल्ड हैव द राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस। मेजर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, फादर और मदर, ये सब लोग 125 पुराना सेक्शन, अभी का 144 के अंतर्गत वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 144 सबसेक्शन 1 BNS entitled to maintenance। Section 1442 procedure and date from which maintenance may be awarded। Section 1443 enforcement of maintenance order। मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद कभी कभी सामने वाले गेंडे की कातड़ी के रहता है। कातडी शब्द मराठी आ गया ना, क्या करे यार, मी मराठी आहे ना, म्हणून थोडेसे मराठी शब्द येणार बघा, हं? हा, पण थोडं समजून घ्या, हिंदी लोकांनो थोडं समजून घ्या माझं मराठी। हाँ। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि कातड़ी बोले तो चमड़ी, गेंडे के चमड़े के लोग रहते हैं, वो मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद भी मांगते नहीं, तो फिर इसके लिए आप सेक्शन 14443 के अंतर्गत एनफोर्समेंट के लिए, जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं, दरखास्त वगैरह, तो एग्जीक्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेक्शन, ये ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 146 अल्टरेशन इन अलाउंस ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, उस समय अगर आपको एप्लीकेशन डालना है अल्टरेशन के लिए, एनहांसमेंट के लिए, चेंज के लिए, आइदर और, यानी कि वाइफ बढ़ाने के लिए डालेगी और हस्बैंड कम करने के लिए भी डालेगा, कि भाई 10 साल में मेरा इनकम बढ़ा नहीं है, ये है, खर्चे बढ़ गए, ये हो गया, या मैं रिटायर हो गया, अभी कुछ नहीं दे सकता, सो ही कैन फाइल दी एप्लीकेशन अंडर सेम सेक्शन 146। वाइफ भी यही सेक्शन यूज कर सकती है, हस्बैंड भी यही सेक्शन यूज कर सकता है। द करस्पॉन्डिंग फॉर्मर प्रोविजंस वेर सेक्शन 125 एंड 127 ऑफ सीआरपीसी, ये पुराने सेक्शन बताया मैं आपको। Enhancement. A person seeking increase should generally demonstrate in जो एनहांसमेंट मांगता है उसने क्या बताना चाहिए कोर्ट को? इंक्रीज्ड इनकम ऑफ द पेयर, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, increased educational expenses of children, medical expenses, changed housing expenses, changed circumstances of the claimant, inflation and deterioration in the real value of the earlier amount। तो ये सब बताना है, विथ प्रूफ विथ एविडेंस चाहिए। रिडक्शन करने के लिए क्या बता रहा है? द पेयर, अभी जो देता है मेंटेनेंस उसको पेयर बोलेंगे, ओके। हाँ, और जो लेता है उसको सीकर बोलता है। वो ऊपर का हमने सीकर का बताया, सीकर एनहांसमेंट के लिए जाएगा और पेयर रिडक्शन के लिए जाएगा। So he should show genuine reduction in income, loss of employment, permanent disability, retirement, increased statutory family obligation, major change in the uh, claimant's independent income, remarriage where legally relevant,
other material change in circumstances. Mere assertion of financial difficulty is not enough. Then part 3, maintenance under the Hindu Marriage Act 1955. Section 24, maintenance pendent lite. The, this applies during the pendency of matrimonial proceedings under the Hindu Marriage Act. जब मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग पेंडिंग रहती है तब सेक्शन 24 के अनुसार आप इसका मेंटेनेंस जो है ये मेंटेनेंस बनता है. द कोर्ट में ग्रांट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, इंटीरियम मेंटेनेंस देते हैं कोर्ट. एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग्स, एक्सपेंसेस के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इंटीरियम. इट मे बी द क्लेमेंट बाय either spouse depending upon the statutory conditions. The essential question is whether the applicant has no independent income sufficient for support and necessary litigation expenses. The Supreme Court has recently reiterated that Section 24 is a discretionary and required consideration of the statutory condition and relevant circumstances. ये लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस रहते हैं ये देखना जरूरी है. नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर सपोर्ट एंड नेसेसरी लिटिगेशन एक्सपेंसेस. सेक्शन 25 क्या बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट का? परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस. द कोर्ट में ग्रांट लमसम पेमेंट. जब आप कॉम्प्रोमाइज करके लमसम पेमेंट लेते हैं तो उसको फिर आप एनहांसमेंट के लिए नहीं जा सकते या रिडक्शन के लिए जा सकते. ये जनरल रूल है. व्हेन you have settled the case by mediation through compromise, then you don't have a right to go in appeal. ये एक जनरल रूल है. इसको एक्सेप्शंस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं. अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसा हुआ है कि दबाव के अंतर्गत ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है वगैरह, ऐसे को प्रूव करना पड़ेगा. दैट टाइम यू कैन गो इन अपीलेट कोर्ट. सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, ये तो हो गया. लमसम पेमेंट, मंथली और पीरियोडिकल पेमेंट, परमानेंट एलिमनी. The court may subsequently vary, modify, or rescind the order in appropriate circumstances, including a material change in circumstances. Important factors: income, property, conduct, needs, standard of living, duration of marriage, health, liabilities, dependent family members. The Supreme Court has emphasized that Section 25 involves equitable and discretionary consideration, including the conduct of the parties. Fourth part, maintenance under the Protection of Women from Domestic Violence Act, DV Act के अंतर्गत भी maintenance cases होते हैं. Important provision includes Section 12, application to magistrate. सेक्शन 17, तो सेक्शन 12 के अंतर्गत आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं डीवी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए. रजनीश वर्सेस नेहा का केस क्या बोलता है ये भी देखना पड़ेगा. हाँ, आप इधर से क्लेम मांगो, इधर से क्लेम मांगो, इधर से क्लेम मांग लो और छुपा छुपा के मांगे थे तो उल्टा बूमरंग होगा अपने ऊपर. सो थोड़ा सा वो भी बताऊंगा मैं आपको. और रजनीश वर्सेस नेहा के ऊपर पूरे जजमेंट के एनालिसिस के ऊपर हम जो एक नया ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जजमेंट एनालिसिस ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, और उसको मंथली सब्सक्रिप्शन हम रखने वाले हैं. एक 300 रुपया. तो 300 रुपया मंथली सब्सक्रिप्शन देने वाले को वो ग्रुप में एंट्री मिलेगी. और हफ्ते में एक जजमेंट, एक या दो जजमेंट हम डिस्कशन के लिए लेंगे. और जिस समय डिस्कशन के लिए जजमेंट लेंगे उसके 2 दिन पहले जजमेंट हम वो ग्रुप पे डालेंगे और फिर उसका डिस्कशन करेंगे. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीज, एनहांसमेंट और एनरिचमेंट ऑफ योर आर्ग्यूइंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल acumen of the judges, and most important thing, the practical application of the law. इसके लिए जजमेंट का एनालिसिस का हम एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब के अंतर्गत. जल्दी की जल्दी फॉर्म होगा, आपको वो सब लिंक वगैरह आएगा. फटाफट फटाफट आप उसको करो. एक बार ये थोड़ा सा
प्रॉपरली कैरी ऑन हो जाएगा, फिर इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन रखेंगे। ईयरली सब्सक्रिप्शन में फिर आप उसमें आ सकते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा मजा आएगा, पूरा प्रॉपरली एनालिसिस करके सब करके। और उसमें से जो हमारी चर्चे में से बाहर निकलेगा ना, तो उसका हमारा जो भी ओपिनियन होगा हमारे ग्रुप का, इसका ये ओपिनियन हम सुप्रीम कोर्ट को भी सेंड करेंगे, और हमारे लॉ मिनिस्ट्री को भी सेंड करेंगे, गवर्नमेंट को भी सेंड करेंगे। क्योंकि जजमेंट के ऊपर रियली क्या है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस, और सुप्रीम कोर्ट स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग चीज होती है, बराबर है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रॉपर एनालिसिस करके, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कुछ पॉइंट पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ पॉइंट निगेटिव हो सकते हैं, ऐसा है। तो उसका अगर प्रॉपर एनालिसिस करके हम नानी पालिकेवाला नेशनल लॉ क्लब की तरफ से अगर हम सुप्रीम कोर्ट को और प्लस गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और फिर आगे पीआईएल फाइल करना, ये करना वो करना, ये भी क्रिया हम आगे उसके करेंगे दोस्तों। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, सेक्शन 19 रेसिडेंस ऑर्डर्स। सेक्शन 19 के अनुसार रेसिडेंस ऑर्डर है, वुमन को अपने घर में, मैट्रिमोनियल घर में रहने का अधिकार है, इवन दो दैट हाउस इज नॉट in the name of her husband. She don't have any share in that house, even though she have the right to residence. ये याद रखना। Section 19 right residence order, Section 20 monetary relief, Section 22 compensation and damages, Section 23 interim and ex parte order. श्रुति नोट डाउन द पॉइंट, ये जितने भी लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब लॉ के ऊपर एक एक अलग अलग वेबिनार अरेंज करो, तो उसको थोड़ा और एनालिटिकल करके हम देंगे। आज हमारा विषय मेंटेनेंस एनहांसमेंट रिडक्शन के ऊपर है, रणनीति के ऊपर है, सक्सेस के रणनीति के ऊपर है। सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ में इंक्लूड लॉस ऑफ अर्निंग्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी डैमेज, मेंटेनेंस फॉर द एग्रीव्ड वुमन एंड हर चिल्ड्रन. A DV Act maintenance order may coexist with other maintenance proceedings, but the court must prevent double recovery from the same period and same purpose. So note down this point. देन पार्ट 5, हमको 22 पार्ट देखने हैं दोस्तों, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। Important provisions include Section 18 maintenance of wife, Section 19 maintenance of widowed daughter-in-law. देखो कितना डिटेल में है। सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एज्ड पेरेंट, सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, एंड सेक्शन 25 अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। काफी लोगों को मालूम नहीं होगा कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग है, इसमें अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग लोग मेंटेनेंस मांग सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, काफी लोगों को मालूम नहीं है। हाँ हाँ, यही तो फायदा होता है ना इस टाइप का वेबिनार का। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने हमको बहुत प्रेरणा दी है ये सब काम करने के लिए। और अभी हमारे ये शेर बच्चियां हमारी जो एसोसिएट है, एक हफ्ते में 3-3 प्रोग्राम मेरी अरेंज कर रही है, 3-3 प्रोग्राम अरेंज कर रही है। और जो प्रोग्राम होता है, तब 1-1.5 घंटा मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, उसमें 2-4 केसेस निकल जाते हैं। एक केस आप 2 लाख का भी पकड़ते हैं ना, तो 6-7 लाख रुपए का नुकसान होता है मेरा एक वेबिनार लेते समय। इसलिए मुझे लगता है ये नुकसान का भरपाई आप करके दे सकते हैं, पैसे देके नहीं, ऑडियंस लाके। आपको जब भी कोई मैसेज आएगा और ऑडियंस को फॉलो करो, ऑडियंस दो, हम वो लॉस भर के निकालें। हम ईश्वर के दया से बहुत अच्छा केसेस भारत से आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सबका चल रहा है। हम पैसे के पीछे नहीं है, पैसा अपने आप आता है। लेकिन एक उत्तरदायित्व होता है, एक नेशनल ड्यूटी होती है हमारी अवेयरनेस की जनरल पब्लिक के लिए। ये ड्यूटी हम निभाते हैं नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब से। नानी पालकीवाला हमारे गुरु है, और वो गुरु के जो गुरु ने जो किया है केशवानंद भारती केस से, मिनरवा बिल केस से, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर ने जिंदा रखा है, और हमारा लोकतंत्र जिंदा रखने का काम, श्रेय इनको जाता है। तो इसलिए हम ये कार्य करते रहते हैं। Section 23, the court consider
the status and position of the parties, reasonable wants, justification for separate residence, value of the claimant's property and income, number of persons entitled to maintenance. Part 6, other important statutory remedies. डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज एंड एप्लीकेबल पर्सनल लॉ, जो ऊपर दिए है उससे अलावा और भी कौन से स्टैट्यूटरी रेमेडीज है, कौन से कायदेशीर मार्ग है मेंटेनेंस लेने के, वो भी नीचे दिया है. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 36 एलिमनी पेंडेंट लिटे. एलिमनी का केस पेंडिंग है तो भी आप बीच में इंटरियम रिलीफ ले सकते हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट किसको लगता है? हिंदू को, क्रिश्चियन को, मुसलमान को, सभी को लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट. इंटरकास्ट करते हैं, इंटर रिलीजन करते हैं, सबको एप्लीकेबल है. लेकिन खाली हिंदू हस्बैंड और हिंदू वाइफ है तो फिर उसको हिंदू लॉ लगेगा. मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम लाइफ है उसको मुस्लिम लॉ लगेगा. लेकिन एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, ऐसा वाइस वर्सा है तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा. देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ है 1954 में, लेकिन आज भी जाति भेद, धर्म भेद कितना देश में है. मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, सेक्शन 3, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस. तो ये सेक्शन के अंतर्गत भी और ये कानून जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इसके अंतर्गत भी मुस्लिम वुमन मेंटेनेंस मांग सकती है. और हमारा जो बीएनएसएस का 144 सेक्शन है, जिसको हम सीआरपीसी का 125 बोलते थे, उसके अंदर भी मांग सकती है, क्योंकि वो सेक्शन सीआरपीसी का है या बीएनएसएस का है, विच इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, टू ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन. और ये स्पेसिफिकली मुस्लिम वुमन के लिए, इसलिए मुस्लिम वुमन कैन क्लेम दिस एज वेल एज दैट आल्सो. Section 4, maintenance by relatives, Waqf board is appropriate in appropriate circumstances. Divorce Act 1869, relevant provision includes Section 36, alimony pendent lite, and Section 37, permanent alimony. Parsi Marriage and Divorce Act 1936, Section 39, alimony pendent lite, Section 40, permanent alimony. श्रुति, आप जब इसको कोर्स में डालेंगे ना ऐप के ऊपर, तब जितने भी कानून मैंने इसमें दिए हैं ना, ये सब कानून के पीडीएफ भी ये कोर्स के मटेरियल में डाल देना, तो उनको फिर वो कानून अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये जो हमारा ब्लॉग है जो हमने डेवलप किया है, ये भी प्रॉपर डाल देना, और लाइफ टाइम एक्सेस दे देना उनको वीडियो का. सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल फ्रेमवर्क, Rajneesh versus Neha. Rajneesh versus Neha, citation 2021 to SCC 324. This is the most important modern Supreme Court authority on maintenance litigations. The court laid down comprehensive guidelines. Comprehensive का मतलब होता है विस्तृत, बहुत डिटेल में. इसलिए ये रजनीश वर्सेस नेहा का हमको जजमेंट एनालिसिस करना जरूरी है. मुझे तो लगता है श्रुति, आप रजनीश वर्सेस नेहा ये जजमेंट एनालिसिस के केस में पहला ही केस ले लो, बराबर है. और फिर रिलेवेंट अभी के, और जब रिलेवेंट कोई नहीं रहेगा तो फिर केशवानंद भारती ये सब कवर करेंगे जजमेंट एनालिसिस. खाली जो बड़े बड़े केसेस हैं केशवानंद भारती जैसे केस, जिसका रिपोर्टेड जजमेंट 1000 पेज से ज्यादा है, या हमारा इसका जजमेंट है राम जन्मभूमि का, वो भी 1000 से ज्यादा है. तो ऐसे केसेस को हम एक सेशन में जजमेंट एनालिसिस में 1-2 घंटे के डिस्कशन में नहीं ले सकते, उसको पार्ट होगा. आज इतने उतने के लिए इतने, कभी कभी वो 4-4, 5-5 पार्ट तक चलेगा, और सब डिस्कशन रिकॉर्ड होगा, सब टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश होगा. नो हिंदी डिस्कशन इन दैट जजमेंट एनालिसिस ग्रुप में, नो हिंदी डिस्कशन, ओनली इंग्लिश. वी विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टर्म्स इन सिंपल इंग्लिश, क्योंकि उसका उद्देश्य ही एनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश, एनरिचमेंट ऑफ द एक्यूमेन ऑफ लॉ, ये सब उसका उद्देश्य ही हुआ है.
हाँ, वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद, रिकॉर्डिंग स्टॉप स्टॉप होने के बाद, फिर हम माइक खोल देंगे सबके और बोलेंगे भाई किसी को हिंदी में बात करना है तो कर लो, इतना करेंगे। तो the court laid down comprehensive guidelines concerning the overlapping maintenance jurisdictions। इधर भी मेंटेनेंस मांगा, उधर भी मेंटेनेंस मांगा, उधर भी मेंटेनेंस मांगा, और चार चार कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दिया, तो हस्बैंड ने क्या क्या सुसाइड करना है क्या? इसको रोकना चाहिए ये प्रवृत्ति को। जेन्यून है, करेक्ट है, और अलग है। सो ओवरलैपिंग मेंटेनेंस jurisdictions, disclosure of assets and liabilities, disclosure of liability is compulsory now because of this case law. Determination of quantum, date from which maintenance should be awarded, and enforcement of maintenance orders. The court stated that maintenance is intended to prevent dissolution and preserve dignity, not to punish the pair. Relevant factors include the party's status, reasonable need, independent income, standard of living, sacrifices made for the family responsibilities, actual income, liabilities, and dependent family members. इतने सब चीजें सोचना पड़ता है। 8. The Supreme Court's key formula for quantum. The court does not apply a rigid formula such as, सुप्रीम कोर्ट जो भी फॉर्मूला यूज करता है, की फॉर्मूला, वो ऐसा रिजिड फॉर्मूला यूज नहीं करते हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मेंटेनेंस मस्ट ऑलवेज बी 25% ऑफ सैलरी, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंस्टॉलमेंट कितने आते हैं, खर्चे कितने हैं, सब सुप्रीम कोर्ट सोचता है। इंस्टेड इट एग्जामाइन द टोटल सर्कमस्टेंसेस, फैक्टर सपोर्टिंग एनहांसमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एनहांसमेंट के लिए कौन से फैक्टर को सपोर्टिंग माना है? 1. इंक्रीज इन पेयर्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर सैलरी 80,000 पर मंथ थी, अभी की करंट सैलरी 2 लाख रुपए है। अर्लियर मेंटेनेंस 15,000 पर मंथ है, इस केस में इसको मेंटेनेंस बढ़ेगा। The increase in income alone may not automatically justify a proportionate increase, but it is a strong factor. ये भी है पॉइंट। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है तो भी है। इंक्रीज्ड नीड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की जरूरत बड़ी है, तब भी आप इन्हांसमेंट मांग सकते हैं। कंसीलमेंट इनकम डिस्कवर्ड, if payer originally disclosed 1 lakh monthly income but later evidence shows business profit, rental income, substantial investment, multiple properties, high value expenditure, so enhancement may be justified। इसलिए इनकम अगर कंसील कहते हैं, छुपाते हैं, तो भी ये एनहांसमेंट के लिए लायबल है। Sacrifice of career. The Supreme Court has recognized that a spouse who sacrifices employment opportunity for child rearing, household responsibilities, care of family members may have that factor considered while determining maintenance. Grounds for decreasing maintenance. Maintenance कम करने के grounds कौन से हैं? The reduction application should be based on the genuine material change, such as a substantial fall in income, then permanent disability or serious illness, or genuine increase in legal dependent, then dependent income of the claimant. But education or mere employability does not automatically disentitle a spouse to maintenance. The Supreme Court has specifically held that it is not enough to say that an educated spouse could theoretically support herself. The question is whether her actual independent income is sufficient in these circumstances. तो सामने वाले का इनकम बढ़ रहा है इसलिए इसका मेंटेनेंस बढ़ना, ऐसा रफ फॉर्मूला नहीं है। सामने वाले का इनकम बढ़ा लेकिन इसकी जरूरत बढ़ी क्या, वो देखता है कोर्ट।
इसकी जरूरत पड़ी क्या, इसलिए जो एनहांसमेंट के लिए आएगी वाइफ, वो वकील का काम है कि उसकी जरूरत कैसी बढ़ती है वो प्रॉपर विथ एविडेंस के साथ पेश करे कोर्ट के सामने। बहुत चैलेंजिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट करवाना, बहुत चैलेंज, बहुत, इसलिए ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत मास्टरी लगती है दोस्तों। और आर्ग्यूमेंट स्किल, 1 1.5 मिनट में मेरे उस दिन तो 2 केसेस प्रॉपर्टी मैटर के 1 1.5 मिनट के आर्गुमेंट में ही एडमिट हो गए, टू दी पॉइंट, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करते हैं। हमारी लॉ फर्म के 16 के 16 एसोसिएट वो आर फोकसिंग ओनली ऑन सुप्रीम। हम किसी कोर्ट में नहीं जाए, इसलिए हमारे कोर्ट का पिच हमको मालूम है कि हम के हमारे जजेस को क्या चाहिए, कैसा पॉइंट बोलने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे। और एग्रेसिव, अभी जैसे मैं वेबिनार में एग्रेसिवली बात कर लेता हूं, लेकिन बिल्कुल कोर्ट के सामने नहीं करता। कोर्ट के सामने मेरा एग्रेसिव आर्गुमेंट नहीं रहता है, कोर्ट के सामने मेरा कन्विंसिव आर्गुमेंट रहता है। इसके ऊपर हम छोटे छोटे कोर्सेस लेने वाले हैं लाइव। श्रुति मुझे याद कर देना, हम कोर्सेज के एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप महीने में एक तो भी कोर्स हमने एक कंडक्ट करना, जो लॉयर है, लॉयर लोगों के लिए स्पेशल हमारे सब कोर्सेज लॉयर लोगों के लिए रहेंगे, उनका एनरिचमेंट करने के लिए रहेंगे। और एक बार लाइव कोर्सेज लिया, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन सब 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 आ जाएगा, और फिर उसको ही रिकॉर्डेड पीस को हम क्या करेंगे, ऐप पे डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हमको वापस कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं, वो ऐप पे जो है वो लोग ले लेंगे, जब चाहे तब वो वीडियो देखेंगे, जब चाहे देखें प्रैक्टिस देखेंगे। लेकिन ये कोर्स में जो भी ड्राफ्ट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो भी है, ये हम हमारे ओरिजिनल बताएंगे आपको, जिसमें हमने ड्राफ्टिंग किया है, जिसमें हमने आर्ग्यू किया है, जिसमें हमने ऑर्डर लिया है, जिसमें ऑर्डर में हमारा नाम है, ये बताएंगे। इतना काम सुप्रीम कोर्ट में करने का मौका भगवान श्री कृष्ण ने, महाराष्ट्र के हमारे पांडुरंग ने हमको दिया है, इसकी शक्ति दी है। और ये शक्ति वो दुगुना तिगुना होती है जब आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं। आप लोग जब एक वेबिनार को आते हैं तो वेबिनार देते देते और कुछ आइडिया दिमाग में आते रहते हैं, और इससे एक ऊर्जा और बढ़ती है। इसलिए आपको लगता होगा कि सोमानी सर ने आज हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत मोटिवेट किया, लेकिन मुझे उल्टा लगता है। जब वेबिनार लेता हूं तो वेबिनार के एंड में मैं मेरे एसोसिएट को बोलता हूं, आज मुझे मेरे ऑडियंस ने बहुत मोटिवेट किया। क्योंकि ऑडियंस अगर नहीं रहता, हमारे वक्ता वक्ता सी न से श्रोते भी न, ऐसे बोलते हैं ना संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में, कि अगर सामने श्रोता ही नहीं है तो वक्त को कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए आपके कारण हमारा एक ज्ञान खुलता है दोस्तों, इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। 10वां है ओवरलैपिंग मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स। A spouse may have proceedings under Section 144 BNSS, former Section 125, Section 24 Hindu Marriage Act, Section 25 Hindu Marriage Act, Section 20 Domestic Violence Act, and Personal Law Statute जो बाद में बताया था आपको। The existence of multiple remedies does not necessarily mean that all amount are payable cumulatively. ये रिजनिस वर्सेस नेहा के केस में बताया है कि मल्टीपल का आपने क्लेम किया तो सब में मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि रीजनेबल क्या है, कैसा है। लेकिन जब आप दोनों अभी वाइफ के एंगल से बताता हूँ, जब 4 4 5 5 एंगल से आप केसेस डालते हैं मेंटेनेंस के, तो वो बेचारा हस्बैंड परेशान हो जाता है और जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ये भी बात सही है। और हस्बैंड के ओर से अगर बताना है तो ऐसे 4 5 केसेस डालते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट भी है आपके केस का। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मुझे हैरेस करने के लिए इतने केसेस डाले गए हैं, मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, मेरा ताकत के साथ लड़ना पड़ता है, ऐसा है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा एक मैटर एनहांसमेंट के लिए 12 नंबर पे आया था एक, और एक 16 नंबर पे था। उसका आगे क्या हुआ बताया नहीं आपको, मुझे अभी 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 याद आया। तो 12 नंबर का मैटर था एनहांसमेंट के लिए, मैंने आर्ग्यू किया। उन्होंने नोटिस इशू कर दिया और ये कर दिया, मैं एडमिट हो गया मैटर। बाद में क्या हुआ वो छोड़ दो, अभी ज्यादा डिस्कस करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जब 16 नंबर पे आया, वो रिडक्शन के लिए था, अलग पार्टी थी, अलग थी। तो जज ने मुझे हंसते हंसते इतना ही बोला, मिस्टर सोवानी, शैल आई कंसिडर योर अर्लियर आर्गुमेंट
फॉर दिस केस? तो मैंने भी हंसते हंसते किया, नो लॉर्डशिप, दिस केस इज डिफरेंट, दैट केस इज डिफरेंट। कभी कभी सेम बेल मैटर के बारे में भी ऐसा होता है। एक मैटर हम बेल लेने के लिए डालते हैं, और दो चार मैटर आइटम के बाद ये दूसरा ही हमारा ही मैटर है, हमें आर्ग्यू करना है, उसमें बिल कैंसिल करने के लिए भी एप्लीकेशन रहता है। दोनों एप्लीकेशन अलग है। एक को किसी को बेल मिला नहीं हाई कोर्ट में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आया है बेल लेने के लिए। और किसी को हाँ बेल मिला है, तो जो विक्टिम है वो विक्टिम आता है सुप्रीम कोर्ट में वो बिल कैंसिल करने के लिए। तो ऐसे मजेदार किस्से कोर्ट में होते रहते हैं। What Rajneesh versus Neha says, the court directed disclosure of previous maintenance proceedings and order a practical rule. A party must one disclose earlier proceedings, disclosed amount awarded, disclosed amount actually received, and seek adjustment or set up where appropriate. बहुत अच्छा डायरेक्शन। मिसयूज जो हो रहा था लॉ का, वो रोका है रजनीश वर्सेस नेहा ने। लेकिन एक केस लॉ में भी कुछ लूप होल्स है जो रेक्टिफाई होने जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस लॉज हो, उसमें अगर कुछ लूप होल्स रहते हैं, तो वो केस लॉज ओवररूल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में ही है। दो बेंच के कोई केस रहता है तो उसके लिए फिर हम एक अलग पीआईएल फाइल करके इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लेके जाने के लिए बोलते हैं, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आता है, फिर पुराना एक जजमेंट जो रहता है वो ओवररूल होता है। इसलिए कभी भी याद रखना, व्हेन यू आर आर्गुइंग ऑन स्पेसिफिक साइटेशन, वो साइटेशन ओवर रूल है क्या, वो देख लीजिए। ओवर रूल साइटेशन कभी भी यूज नहीं करना जो पुराना हो चुका है, जो ओवर रूल है, किसी केस ने उसको ओवर रूल कर दिया है। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ साइटेशन पार्टली ओवर रूल्ड होते हैं और पार्टली चलते हैं, तो जितना ओवर रूल हुआ उसको यूज मत करो, जितना पार्टली चल रहा है उसको करो। हम्म? ये सब जजमेंट एनालिसिस ग्रुप में हम आपको बताते रहेंगे। Sandeep Chaudhary versus Radha Chaudhary, citation 1997, 11 SCC 286. The Supreme Court held that amounts awarded in overlapping maintenance proceedings may require adjustment rather than automatic double payment. The principle continues to be relied upon the maintenance litigation. Part 11, date from which maintenance is payable. कौन सी तारीख से मेंटेनेंस देना चाहिए? This is the major litigation issue. What Rajneesh versus Neha says, the Supreme Court directed that as a general rule, maintenance should be awarded from the date of application, not from the date of award or judgment, to avoid the dependent spouse suffering because of the court delays. इसके पीछे ये कारण है। Shahjahan versus State of Uttar Pradesh, citation 2025, INSC 528. The Supreme Court reaffirmed the principle that maintenance should be generally be calculated from the date of filing of the maintenance application. The court emphasized that the applicant should not bear the consequences of delay in the adjudication. Practical advice, always specifically plead maintenance may kindly be awarded from the date of filing of the application. Do not leave the issue ambiguous. ये प्रेयर करना बहुत जरूरी रहता है। प्रॉपर प्रेयर करते तो प्रॉपर रिजल्ट आता है। एम्बिग्युअस प्रेयर कभी नहीं रखना कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। 12 इंपॉर्टेंट लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस, अभी 10 एक केसेस इसमें देंगे। एक केस है हमारा रजनीश वर्सेस नेहा, साइटेशन 2021 टू SCC 324, कोर रेशो, मैंडेटरी फिनेंशियल डिस्क्लोजर, avoidance of overlapping recovery, structural determination of quantum, and maintenance generally from the date of the application. Then Chaturbhuj versus Sitabai, citation 2008 to SCC 316. Principle, the object of this section 125 CRPC is to prevent vagrancy and destitution. A wife need not be absolutely destitute before claiming maintenance. Destitute before claiming maintenance. Then Bhuvan Mohan Singh versus Meena, citation 2015, 6 SCC 353.
Principal, maintenance proceeding must not be allowed to become interminable. Delay can defeat the very purpose of maintenance law. ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए मेंटेनेंस के केसेस में, ऐसा गाइडलाइंस ये भुवन मोहन सिंह के केस ने दिया है। 4, शामिमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान, citation 2015 5 SCC 705. Principle, a capable and able-bodied husband cannot evade maintenance merely by asserting unemployment without a credible proof. The court emphasized the right of the wife to live with dignity. कोर्ट एम्फसाइज द राइट ऑफ वाइफ टू लिव विथ डिग्निटी। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हस्बैंड रहता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रहने का अधिकार ये वाइफ को है। ये बहुत अच्छा केस लॉ आप मेंशन कर सकते हैं एज ए लॉयर। 5, मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन, citation 2017 15 SCC 801. Principle, the financial position of the wife's parents is ordinarily not the basis for determining her maintenance. The focus is on the parties' own circumstances and the payer's capacity. The principle is expressly discussed in Rajneesh versus Neha. Jasbir Kaur Sehgal versus District Judge Dehradun, citation 1997 7 SCC 7. Principal, maintenance must be determined with reference to status of parties, reasonable needs, income, liability, and standard of living. 7, Kalyan De Chaudhary versus Ria De Chaudhary, citation 2017 14 SCC 200. The court discussed the relevance of income in determining maintenance. However, the often cited 25% figure must not be treated as a universal statutory formula. The ultimate amount remain fact specific. कभी कभी 25 से भी ज्यादा भी मिल सकता है और 25 से कम भी मिल सकता है। दैट शुड बी अ स्पेसिफिक, फैक्ट स्पेसिफिक, दैट मैटर। 8, सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी, citation 1997 11 SCC 286. Principal, overlapping maintenance award may be adjusted to prevent double recovery. 9, Shail Kumari Devi versus Krishna Bhagwan Pathak, citation 2008 9 SCC 632. Principle, the court consider the date from which maintenance should be payable and the consequences of delay. 10, Badshah versus Urmila Badshah Godse, citation 2014 1 SCC 188. Principle, section 125 CRPC is a social justice measure and should receive a purposive interpretation to protect vulnerable spouses and children. Part 3, the winning strategy for increasing the maintenance. केस जीतने की स्ट्रेटेजी क्या है मेंटेनेंस इंक्रीज करने के बारे में, फिर बाद में डिक्रीज करने के बारे में देखेंगे। स्टेप 1, एस्टैब्लिश द ओरिजिनल ऑर्डर, प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपी, डेट, अमाउंट, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एंड इनकम कंसिडर एट दैट टाइम। Step 2, prove the change in circumstances. Prepare a बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। पहले कैसे खर्चे लगते थे और अभी खर्चे कैसे लगते हैं ये बताओ। मंथली इनकम पहले 80,000 था लॉर्डशिप, अभी 2 लाख हो गया। हमारे कोर्ट में तो हिंदी नहीं बोल सकते, तो लॉर्डशिप, अर्लियर मंथली इनकम वाज 80,000, नाउ प्रेजेंट 2 lakh. Earlier rent 15,000, now rent we have to pay 35,000. Earlier school fees 10,000, now we are paying fees 30,000. Medical expenses earlier 2,000, now 15,000. Maintenance earlier 15,000, present maintenance 50,000. So that maintenance 15,000 should be get increased. ऐसा proper calculations के साथ मांगना पड़ेगा। This is far stronger than a general statement. The amount is insufficient.
ऐसा जनरल बोलने का नहीं कभी, द अमाउंट इज इनसफिशियंट, नो। व्हाई इट इज इनसफिशियंट, यू शुड मेंशन इट प्रॉपरली विथ एविडेंसेस। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए एविडेंस एक्ट जो है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। स्टेप 3, अटैक कंसीलमेंट विथ डॉक्यूमेंट। यूजफुल एविडेंस, इनकम टैक्स रिटर्न्स, Form 16, salary slips, bank statements, GST record, MCA filings, property documents, rent agreements, social media evidences used carefully. हाँ, केयरफुली, राइट। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पीछे लगेगा, हाँ, गड़बड़ नहीं करना। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी हम एक वेबिनार लेने वाले हैं, जो 2023 का नया कानून है। कंपनी डायरेक्टरशिप रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स। स्टेप 4, शो एक्चुअल नीड, डू नॉट एग्जैरेटेड। ज्यादा जबरदस्ती ज्यादा बढ़ा के मत बोलिए, एक्चुअल नीड बताओ। प्रिपेयर अ रियलिस्टिक मंथली बजट, फूड, रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, रीजनेबल पर्सनल एक्सपेंसेस। कोर्ट जनरली रिस्पॉन्ड बेटर टू क्रेडिबल आइटमाइज्ड नीड than arbitrary demands. 14, द विनिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिडक्शन मेंटेनेंस। अब रिडक्शन की विनिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्टेप 1, प्रूव जेन्यून फिनेंशियल चेंज, यूज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, टर्मिनेशन लेटर, ऑडिटेड अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, लोन स्टेटमेंट। वीक एविडेंस, सेल्फ सर्विंग एफिडेविट, unexplained cash expenses, vague claim of unemployment. Step 2, show actual income of the claimant. The argument should be the claimant has actual sufficient independent income, not merely the claimant is educated and can work. The Supreme Court has repeatedly distinguished between earning capacity and actual sufficient independent income. बहुत jurisprudence डेवलप किया है सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों में, बहुत किया है। सो मेरा ईच एंड एवरी बुक मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डेडिकेट किया हुआ है। ऑल ऑल मैं 65+ बुक्स हैं, सब 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 डेडिकेट किया है। इतने क्लेवर, इतने एक्सलेंट जजेस हमारे पास है। स्टेप 3, प्रूव डबल रिकवरी। आइडेंटिफाई प्रोसीडिंग्स ए, अमाउंट awarded, period covered, amount paid, proceeding B, overlapping period, then seek adjustment. Part 15, a very important point. Maintenance is not a salary splitting exercise. A common mistake, अभी थोड़े common mistake जो लोगों के होते हैं ना, ये भी बताने वाला हूं मैं आपको। A common mistake is to argue the payer earns rupees X, therefore exactly Y percentage must be awarded. This is not the law. The court consider income, reasonable personal expenses, dependent parents, children, liabilities, standard of living, claimant's income, housing, health, education, duration of marriage, sacrifices made. The Supreme Court expressly states that there is no rigid straitjacket formula. 16, common mistakes by claimants. 1, concealing their own income. This can seriously damage credibility. 2, asking for unrealistic amount. A claim should be based on actual need, status, evidence, reasonable expenditure. 3, not disclosing previous maintenance cases. The, this violates the disclosure principle in Rajneesh versus Neha. 4, filing multiple applications without coordination. This may creates inconsistent pleading, contradictory income figures, double recovery allegations. 5, replying only on the other spouse salary. Income may also come from business, rent, investment, uh, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड डायरेक्टरशिप। तो खाली सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बाकी भी उसके इनकम सोर्सेस क्या क्या है वो खोज खोज के निकालना है। देन 17, कॉमन मिस्टेक बाय पेयर्स। द
claiming unemployment without proof, and then concealing income, then creating artificial liability. Artificial liability create मत करो, एक्चुअल लाइबिलिटी बताओ प्रॉपर एविडेंस के साथ. इग्नोरिंग इंटीरियम ऑर्डर्स, इंटीरियम ऑर्डर इग्नोर मत करो. बीच में इंटीरियम ऑर्डर है तो देते रहो पैसा. अगर ऑर्डर कोई इंटीरियम आप अवॉइड करेंगे तो उल्टा होता है आपके ऊपर, फिर एनबीडब्ल्यू वगैरह निकालता है, सब होता है. ट्रीटिंग मेंटेनेंस एज अ पनिशमेंट, मेंटेनेंस पनिशमेंट जैसा ट्रीट मत कीजिए, ये भी मिस्टेक होता है. 18 सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन स्ट्रैटेजी. सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है, अलग अलग मैटर के ऊपर है, सर्विस मैटर के ऊपर है, प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर है, कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर हैंडल कैसे होते हैं, और ये मैटर ड्राफ्ट करने से लेके आर्गुमेंट करने तक के कोर्सेज भी मेरे ऐप के ऊपर है, ऑलरेडी है दोस्तों, ये याद रखना, सब कुछ है. और strategy. A maintenance matter reaching the Supreme Court should normally focus on a legal or jurisdictional error, not merely on the argument that another amount would be better than. Strong grounds: failure to apply Rajneesh versus Neha, then ignoring material evidences, then perverse findings, then failure to consider material change, then double recovery, then arbitrary quantum. 19 द बेस्ट एविडेंस चेकलिस्ट. ये सब पूरा ब्लॉक आप जब ऐप पे इसको, ये कोर्स को परचेस करेंगे, देन यू कैन रीड इन डिटेल दिस. क्योंकि समय मेरे पास कम था और वो समय में कवर करना था, इसलिए मुझे फिर कुछ कुछ ऐसे जंप मारने पड़ते, क्या करें, ऐसा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है बाद में. 19 द बेस्ट एविडेंस चेकलिस्ट फॉर द क्लेमेंट: बैंक स्टेटमेंट, rent agreement, school fee receipts, medical bills, educational expenses, insurance, income affidavit, prior maintenance orders, evidence for prayers, income and assets. For payer, salary slips, Form 16, ITR, bank statement, loan documents, medical records, proof of dependent parents, children, proof of unemployment, evidence of claimant's actual income. 20 a practical maintenance matrix, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर फाइलिंग प्रिपेयर कॉलम 1 लीगल प्रोविजन, कॉलम 2 एंटाइटलमेंट. लीगल प्रोविजन में आप डाल सकते हैं सेक्शन एज पर सेक्शन 144. देन एंटाइटलमेंट, व्हाई इज द क्लेमेंट लीगली एंटाइटल, लोकस स्टैंडर्ड क्या है. Column 3 present need, what is the actual monthly requirement. Column 4 pairs capacity, what is the actual disposable capacity. Column 5 change since earlier order, what has materially changed. Column 6 evidence, what document proves each assertion. This method significantly proves clarity. 21 सुप्रीम कोर्ट विनिंग फॉर्मूला, बहुत सीक्रेट बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का. फॉर एनहांसमेंट, विन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनहांसमेंट की केस विन करने के लिए एग्जिस्टिंग ऑर्डर प्लस मटेरियल चेंज बताओ, प्लस क्रेडिबल एविडेंसेस दाओ, प्लस इंक्रीज्ड रीजनेबल नीड्स भी बताओ, पेयर्स एक्चुअल कैपेसिटी बताओ. ये सब का जब आप समेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग इनहांसमेंट केस. एंड फॉर रिडक्शन केस, existing order plus genuine material change plus documented reduction in capacity plus claimant's actual sufficient income plus absence of concealment is equal to strong reduction case. For Supreme Court intervention, wrong legal principle plus ignored material evidence plus failure to follow Supreme Court guidelines plus resulting injustice is equal to strong Article 136 केस. ये एकदम मैंने आपको सार बता दिया. Now, my concluding remark on that, this jurisprudence of maintenance in India is fundamentally based on fairness, dignity, economic reality, and full financial disclosures.
The most important Supreme Court principles are: there is no rigid formula for calculating maintenance. Two, actual income and reasonable need are central. Three, education alone does not uh, disentitle a spouse to maintenance. Four, an able-bodied person cannot ordinarily avoid maintenance by simply claiming unemployment. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हाँ. 5, a material change in circumstances is a central or enhancement or reduction. 6, multiple maintenance orders require disclosure and adjustment to prevent double recovery. 7, maintenance should generally be avoided from the date of application. 8, concealment of income or assets can seriously damage or partly case. 9, the Supreme Court focuses on legal error, perversity, and failure to apply governing principle, not merely on recalculating facts. The practical secret is a simple: a successful maintenance case is won through a transparent financial disclosure, a precise before versus now comparison, reliable documentary evidence, and a clear application of the करेक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन. तो ये सब कुछ दोस्तों आज का हमारा ये प्रोग्राम रहा. यस, अभी किसी को सवाल पूछना है तो वो पूछने के लिए मैं थोड़ा समय देता हूं. आप आपका माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. एक मिनट. यस, अभी अनम्यूटेबल है, आप अनम्यूट करके फुला सॉरी कर सकते हैं. अनम्यूट कीजिए, पूछिए. यस, जी माइक नमस्कार कैमरा ओपन कीजिए तो आप लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री बनने वाला है एपिसोड. अच्छा. हाँ. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से. यस यस यस, बोलिए बोलिए. डॉटर इन लॉ जो शादी के बाद मैट्रिमोनियल होम करके बसाई गई मदर इन लॉ ने, मदर इन लॉ का अनरजिस्टर्ड विल के हिसाब से फादर इन लॉ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई. उसको कन्वेंस डीडीए से कन्वेंस भी करा लिया उसके नाम, फादर के नाम. उसके बाद जो ग्रैंड सन्स हैं फादर के, उन्होंने उसको गिफ्ट करा लिया ग्रैंडफादर से. तो जो डॉटर इन लॉ शुरू से रह रही है, मदर जिसका प्रॉपर्टी था मदर इन लॉ का, उसमें शुरू से रह रही है, 53 साल हो गए. अभी उसके खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ एविक्शन केस डला है. तो द डॉटर इन लॉ का को आउट करने का कोई उचित औचित्य है क्या? डेफिनेटली, शी हैव द राइट टू रिसाइड इन दैट प्रॉपर्टी. अभी हमको इस केस का वेट करना पड़ेगा. यस. जो इविक्शन केस डाला है हस्बैंड के खिलाफ. नहीं, वो इविक्शन केस डाला है ना, उसमें आपको इम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. वाइफ को बीच में एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई मेरा अधिकार ये केस में फाइनल ऑर्डर के पहले है, कोर्ट के फाइनल अगर ऑर्डर हो जाता है हस्बैंड के खिलाफ, तो हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर होता है. हाँ, तो होने के पहले, अभी हुआ नहीं ना ऑर्डर हस्बैंड के खिलाफ. समझा मतलब नहीं समझा भी नहीं. आई डोंट हैव द टाइम फॉर एज्यूम्पशन एंड प्रिजम्पशन. मुझे प्रैक्टिकली बताइए. बाउंड बाय दैट ऑर्डर डेफिनेटली, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं उसके पहले ही इंप्लीमेंट करके वो केस में अंदर घुस जाओ, बराबर घुस के वहां पे बताओ कि ये मेरा राइट अधिकार है, तो कोर्ट ऑर्डर देते समय प्रिकॉशन लेगा. अगर ये केस दूसरे साइड से है, बराबर है, आप वाइफ के साइड से नहीं बात कर रहे हैं, दूसरे साइड से करते हैं, तो फिर होने दो ये ऑर्डर, और ऑर्डर होने के बाद, एविक्शन का ऑर्डर होने के बाद इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए डाल दो, तो फटाक से एजुकेशन हो जाएगा. फिर आपको हस्बैंड को पोजीशन उसका इविक्शन जो करना पड़ेगा और बाकी लोगों को उसका पोजीशन मिलेगा. ठीक है, हस्बैंड को इविक्शन हो जाएगा, वाइफ को तो नहीं होगा. नेक्स्ट सर, मेंटेनेंस का हमारा ये प्रॉपर्टी मैटर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ओके सर. हाँ, नेक्स्ट.
और एक, हाँ, सुरेंद्र जी, 31 तारीख को रोटरी क्लब न्यू दिल्ली की ओर से प्री लीगल गाइडेंस कैंप है। वो कैंप में अगर आना चाहते तो जरूर आइए। श्रुति को बता के रखिए। श्रुति, थोड़े से ये ग्रुप में भी रोटरी क्लब की जो प्री लीगल गाइडेंस कैंप होगा ना नेशनल लेवल का, वो जरूर डालना है इसमें भी। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट और कौन पूछता है? माइक अनम्यूट करो, बात करो। चलो, 1 मिनट बचा है मेरे अगले मीटिंग के लिए। नाउ श्रुति, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया, जितना सारा कुछ बताया, इससे आपका एक ही संदेश जाता है पब्लिक के तरफ कि न्याय पाना हमारा अधिकार है। मेंटेनेंस के लिए संघर्ष नहीं, कानून और रणनीति से जीतेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग एंड ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रुति, थैंक यू ऑल, थैंक यू।